हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज हम आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्स के बारे में बात करने के लिए। सीए इंटर ग्रुप 1 एडवांस अकाउंटिंग न्यू सिलेबस के अंदर ये हमारा फास्ट ट्रैक बैच रिकॉर्ड होने जा रहा है। और इस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हम क्या क्या बातें करेंगे, उससे पहले हम डिटेल में कुछ बातें इस चीज़ के रिगार्डिंग समझ लें कि ये फास्ट ट्रैक होता क्या है। आप हो सकता है कि शायद फाउंडेशन पास कर आए हों, हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद अपनी डायरेक्ट एंट्री के बाद अपना सीए इंटर का पार्ट शुरू किया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी सीए इंटर ग्रुप 1 एडवांस अकाउंटिंग पढ़ चुके हो, मुझसे पढ़ा हो या किसी और टीचर से पढ़ा हो, लेकिन किसी वजह से आप अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्स आप बच्चों को हेल्प करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको स्ट्रिक्टली वार्न करना चाहता हूँ कि अगर कोई इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है, पहली बार का मतलब कि आपने पहले कभी एडवांस अकाउंटिंग की क्लासेस नहीं ली हैं और आप ये चाहते हैं कि हम अपना कोर्स इस फास्ट ट्रैक कोर्स के बेसिस पर कंप्लीट कर लें, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा रेगुलर कोर्स होता है, रेगुलर कोर्स के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा क्वेश्चंस और बहुत डिटेल में सब चीज़ें होती हैं। वो एग्ज़ाम को रेगुलर बेसिस पर डिटेल में कराने के लिए एप्लीकेबल होता है। और अगर आपने पहले कभी भी वो वाली चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, मुझसे या किसी और से नहीं पढ़ी हैं, तो इन दैट केस फिर आपके लिए ये फास्ट ट्रैक कोर्स एप्लीकेबल नहीं है। मैं प्योरली उन बच्चों के लिए बोलना चाह रहा हूँ जिन बच्चों ने किसी और से क्लासेस ली, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, आपको लगता है कि यार हमें और थोड़ा बेटर आना चाहिए था। और दूसरा, जो बच्चा एग्ज़ाम देकर क्लियर नहीं कर पाया और उसके पास दोबारा से रेगुलर कोर्स को करने की, क्योंकि इसकी एक तो ज़्यादा फीस होती है और दूसरा टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो उन बच्चों के लिए ये फास्ट ट्रैक कोर्स फ़ायदेमंद होने वाला है। इस फास्ट ट्रैक कोर्स में क्या होगा सर, इस फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर आपके जितने भी चैप्टर्स हमारे आईसीआई मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हैं वो सारे होंगे, और उसके अलावा आपके पास जितने भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। तो ये सर कितने लेक्चर में होगा बेटा, देखो मैं मोटा मोटा अगर मैं एवरेज लगा के चलूँ तो आज हम इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शुरू कर रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि करीबन आपका ये अराउंड 40 लेक्चर्स के आसपास तक जाएगा, 40 to 50 भी जा सकता है, जिसमें 2 घंटे की एवरेज क्लास रहेगी। तो 100-125 घंटे के आसपास का आपका ये सिलेबस होने वाला है, जो कि आपको कॉन्सेप्चुअल डिटेल में देने वाली है। बातें हम करेंगे इसके अंदर, यानी कि आपके सारे के सारे 100% कॉन्सेप्ट किए जाएंगे। मैं यहाँ पर कुछ भी ये मानते हुए कि ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ पर हर एक चीज़ को कवर करूँगा आपके साथ, चैप्टर हो चाहे एएस हो, वो आपको प्रॉपर डिटेल में दिए जाएंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओगे क्या? बेटा क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है उतने क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करा पाऊंगा जितने मुझे एक्चुअली रेगुलर बैच में कराने होते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट जो बुक है वो 1000 पेजेस का कंटेंट अवेलेबल होता है। सर क्या फास्ट ट्रैक की बुक अलग होगी? नहीं, मैं आपको रेगुलर बैच की ही बुक दूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि भाई देखो आप कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे कर रहे हो। फास्ट ट्रैक का मतलब मेरी स्पीड फास्ट नहीं होगी, मेरे कॉन्सेप्ट प्रॉपर डिटेल में होंगे। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने वाला पार्ट मेरे एंड पे होता था वो थोड़ा सा कम होगा, वो आपके एंड पे बढ़ जाएगा। तो सर हम कैसे करेंगे फिर? मैं इसको आपको बड़ा सिंपल सा तरीका देता हूँ। हम क्या करने वाले हैं, हम आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स कराने वाले हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन मैं क्लास में कराने वाला हूं। मतलब आप मान के चलिए अगर हमारे पास 100 क्वेश्चन है तो 100 के अंदर से 20 से 30% क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा, और कुछ आपको क्वेश्चन बता दूंगा जी ये आपको करने हैं। मतलब अगर आप फास्ट ट्रैक बैच से कर रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन नहीं करना चाहते, टाइम कम है, तो इन दैट केस मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि हर चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपका एग्जाम इजीली एग्जामिनेशन प्लस में जा सकता है। लेकिन ये उन्हीं के लिए बेटर होगा जो इसको पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहली बार पढ़ना है तो ये बिल्कुल आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है, मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि उसमें उस डिटेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी, वो आपको अपने एंड पे करनी है फास्ट ट्रैक के अंदर। तो वहां पर आपके साथ मैं हमेशा डाउट सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन क्लास में टीचर पूरी डिटेल में करा रहा है। जब हम रेगुलर कोर्स में करते हैं तो वहां पर हम 60% तक खुद करते हैं और उसके बाद 40% का पार्ट होमवर्क में रखते हैं, तो वो वाला पार्ट यहाँ पर डिफरेंस पड़ जाएगा आपको, और कुछ नहीं है। हम जो रेगुलर बैच होता है उसके अंदर हम 80 to 85 90 क्लासेस के बीच में लेते हैं, जहाँ पर वो क्लास 2.5 से 3 घंटे की होती है, तो करीबन वो 250-250 घंटे के बीच में जाकर कोर्स खत्म होता है, और ये 100-125 घंटे में खत्म हो रहा है। मतलब समझ लीजिए ऑलमोस्ट आधा कंटेंट हो गया, आपके कॉन्सेप्ट वाइज नहीं लेकिन प्रैक्टिस वाइज। तो इसीलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है या फिर आप
अपना एग्जाम देकर आए और लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ किसी भी रीजन की वजह से, तो ये बड़ा आपके काम का होने वाला है। समझ गए आप मेरी बात को? चलिए अब आपके साथ शुरू करते हैं। वैसे तो मैं जब भी अपना रेगुलर बैच स्टार्ट करता हूँ ना, तो अपने रेगुलर बैच के अंदर हमेशा मेरी एक कोशिश रहती है कि बच्चों के साथ ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाए। बेसिक का मतलब क्या सर? बेटा बेसिक का मतलब देखो होता है अकाउंटिंग पार्ट में ना बच्चा आप चाहे फाउंडेशन लेवल पे है, इंटर लेवल पे है, और काफ़ी बार तो फाइनल लेवल पे भी होता है कि भाई बेसिक जर्नल एंट्रीज नहीं आती। सो जर्नल एंट्रीज नहीं आती, हाँ कई बार मैंने फील किया है ऐसा कि बच्चों ने 11th-12th पे ध्यान नहीं दिया, एग्जाम में मार्क्स आ गए, नो डाउट मार्क्स आ गए, लेकिन कई बार हम कॉन्सेप्चुअली वीक होते हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करता है कि उसे लगता है कि भाई उसका बेसिक अकाउंटिंग पार्ट जो है, जर्नल वाला पार्ट है जो वीक है, तो वो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करेगा। मैं आपको उसके रिगार्डिंग कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको वो वाली दिक्कतें ना आए। सर ये वीडियोस कौन सी होंगी? कि बेटा ये वीडियो हम अपने फाउंडेशन लेवल पर जब बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तब उन बच्चों को देते हैं, तो उन बच्चों को कराते हैं बेसिकली कि भाई ये लो बच्चों, ये कोई दिक्कत परेशानी है तो बेसिक आपका यहीं ठीक हो जाए। क्योंकि फाउंडेशन लेवल पर बेसिक पे काम करना बनता है, क्योंकि 11th-12th में नहीं किया चलो कोई दिक्कत नहीं जी, फाउंडेशन लेवल पे कर लो, लेकिन इंटर लेवल पर आकर हम वो ना उतने टाइम नहीं लगा सकते। मैं फाउंडेशन में करीबन 6-7 क्लासेस लगाता हूँ बेसिक को ठीक करने के लिए। तो अगर मैं 6-7 क्लासेस यहाँ लगा दूंगा फिर तो टाइम खराब हो जाएगा ना आपको होगा। तो इसलिए अगर आपको लगता हो कि भाई किसी का बहुत ज़्यादा वीक है तो वो वाला का पार्ट आप मुझे मैसेज कर व्हाट्सएप के थ्रू वो मुझसे ले सकते हैं, तो आप उस पर टाइम लगा सकते हैं अपने पास, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सर हमारे कोर्स में क्या कुछ चेंज भी हुआ है? बेटा देखो, अगर आपने ओल्ड कोर्स में पढ़ा था और आपने अब न्यू कोर्स में आप उसे फास्ट ट्रैक में करना चाहते हैं, मैं तो फिर भी इस बात को बोलूँगा, वैसे तो इस टाइम पे बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो ओल्ड कोर्स के बाद अब पहली बार इसको न्यू कोर्स में फास्ट ट्रैक में पढ़ रहे हैं। मैंने ये लास्ट बैच के टाइम पे भी जब अपने पास से रिक्वायरमेंट आनी शुरू हुई कि सर फास्ट ट्रैक निकालो, मैंने नहीं निकाला, क्योंकि पहले अटेम्प्ट के लिए कभी भी फास्ट ट्रैक ओल्ड से न्यू में जाते वक्त काम का नहीं था। बेचने वालों ने बेचा होगा, ज़रूर बेचा होगा, बट मुझे लगता है कि भाई क्वालिटी तभी मिल सकती है जब आपने अच्छे से पढ़ रखा हो। अगर आप नए नए टॉपिक्स को भी फास्ट ट्रैक में पढ़ोगे ना तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि टॉपिक के साथ साथ प्रैक्टिस भी चाहिए, और बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में उतरना तो फिर से वही हालात कर रहा पड़ना। तो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का बेसिक प्लस आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स प्लस आपकी प्रैक्टिस ये अच्छे से होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी भी पार्ट पर आप वीक रह गए तो इन दैट केस आप लोगों को दिक्कत आएगी ही आएगी। मैं फिर भी बेसिक को लेकर कुछ बात आपको बताना चाहूँगा। आप सब लोगों ने अपने बचपन में अकाउंटिंग के बेसिक्स पढ़े हुए हैं, और हम कुछ बेसिक्स की बात अगर करें तो 5 ही चीज़ें हमारे पास हुआ करती थी। एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, लायबिलिटी है, इनकम है और कैपिटल है। इनके जो बैलेंसेस हुआ करते थे, ओरिजिनल बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो एसेट्स का क्या हुआ करता था? डेबिट। एक्सपेंस का भी क्या था? डेबिट। लायबिलिटी क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। सर ये तो हमें आते हैं। मैंने कहा मुझे पता है आपको आते हैं, लेकिन आप इनको अप्लाई नहीं करते, जिस वजह से दिक्कतें आती हैं। हमारे कोर्स के अंदर काफ़ी बार जर्नल एंट्रीज का रोल आएगा। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ वो जानते हैं, काफ़ी चैप्टर ऐसे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, बायबैक है, अमलगमेशन है, तो वहाँ पर जर्नल एंट्रीज के बिना क्वेश्चन ही नहीं होंगे। और जब जर्नल एंट्री नहीं आती होंगी तो फिर आपको मैं कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करा पाऊंगा? तो इसलिए इन एंट्रीज के ऊपर, बेसिक के ऊपर काम करना ज़रूरी रहेगा। उसके अलावा अगर इन्हीं बैलेंस में आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेबिट वाला डेबिट ही रहेगा और क्रेडिट वाला क्रेडिट ही रहेगा। और उसके अलावा आपके पास अगर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो ये चले गए रिवर्स में, यानी कि आपने बैलेंसेस को रिवर्स कर दिया। तो इस पैटर्न पे हमारे पास ये चीज़ें अप्लाई करती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल बोलता हूँ। आप मशीन परचेज करते हैं कैश, तो मशीन और कैश दोनों ही एसेट हैं। एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। जो एसेट बढ़ रहा है वो डेबिट और जो कम हो रहा है वो क्रेडिट। तो इस तरह से एंट्री बनानी सीख रखी है आपने, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ऐसे ही डुअल एस्पेक्ट लगाते हुए आप अपनी हर एक एंट्री को सही कर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यही चीज़ हमारे आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी होगी। जब मैं आपके साथ पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट डिस्कस करूंगा, तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट करते हुए मैं आप लोगों से एंट्री के बारे में डिस्कशन करने के बाद ही एंट्री लिखूंगा।
ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से एंट्री को डिटेल में समझ सकें। अगर एंट्री डिटेल में नहीं आई ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का। मतलब इस 30-40 मार्क्स वाला काम तो करना ही नहीं ना, हमें कम से कम 60 प्लस के लिए काम करना है। 60 प्लस आ गए तो हमारा अकाउंट्स एडवांस अकाउंटिंग वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आपकी और मेरी एक हेडेक खत्म हो जाएगी, जी भाई इसका ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। तो हमें उसी पर्सपेक्टिव से काम करना है और आप यही चीज़ बाकी सब्जेक्ट्स में भी लगा के चलेंगे ना, बेसिक्स को लेकर क्लियर रहेंगे तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी ईजिली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम कोशिश करेंगे इन वाले चीज़ों को फॉलो करते हुए, यूज़ करते हुए आपके साथ आगे बढ़ेंगे। सर हम क्या पूरा कोर्स कंटेंट सारा लिखने वाले हैं? नहीं बेटा, हम सारा नहीं लिख पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, टाइम की शॉर्टेज रहेगी और टाइम की शॉर्टेज को ठीक रखने के लिए, मैनेज करने के लिए हम आपके पास जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे मोस्टली बेसिस पर मेरे पास लिखे हुए अवेलेबल होंगे। आपको भी लिखने हैं? जी नहीं, आपको भी नहीं लिखने हैं। मैं आपके सामने उन कॉन्सेप्ट्स का PDF फॉर्म में वो आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा ताकि उस लिंक के थ्रू आप अपने वहाँ से वो पॉइंट्स PDF डाउनलोड करेंगे। आप वहीं से उनको रीड करेंगे, वहीं से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगा, जितने मुझे क्वेश्चन कराने हैं क्लास में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप अच्छे से हो जाए। उसके बेसिस पर आपके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास में, क्वेश्चन आपको क्लास में लिखवाए जाएंगे। जितने क्वेश्चन आप क्लास में करेंगे मेरे साथ वो तो हैं ही, उसके अलावा बाकी आप प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं आपको अपने पास, इसके अंदर मैंने आपसे कहा कि मैं आपको इस फास्ट ट्रैक कोर्स के साथ में अपने पास से 3 बुक देने वाला हूं। 3 बुक, यस 3 बुक, रेगुलर कोर्स वाली ही 3 बुक दूंगा। फर्स्ट बुक जो हमारी प्रैक्टिकल चैप्टर्स की बुक होगी, सेकंड जो हमारी AS की बुक होगी और थर्ड हमारी MCQ बुक होगी, जो MCQ क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। सर एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे आपके साथ में। तो ये 3 चीजें जो बुक्स हैं ये हमारी रेगुलर बैच की बुक्स हैं। तो आप लोगों को जो बुक्स दी जाएंगी वो रेगुलर बैच की ही दी जाएंगी। क्वेश्चन उसी के अंदर से प्रैक्टिस कराए जाएंगे, होमवर्क भी उसी के अंदर से दिया जाएगा। आप लोगों को जो मेरी रेगुलर क्लास के नोट्स दिए जाएंगे वो भी उसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होंगे। तो इसका मतलब आप फास्ट ट्रैक बैच में रेगुलर बैच वाले फायदे ले सकते हैं। लेकिन हाँ, बस वो लिखने वाला काम मैं बचाकर आपका टाइम सेव करना चाहूंगा। लेकिन आप लोग, अगर आप लोग भी वो टाइम बचाने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेरा लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना इंपॉर्टेंट आपका होगा। अगर मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन कराए और आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए तो चारों हाथ से आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे 2 कराने से आपको कॉन्सेप्ट आ गया, थोड़े बहुत क्वेश्चन आ गए, हल्के फुल्के आ गए, और जब आपने किया तो पूरे आ गए। लेकिन अगर आपने वहां टाइम बचाने की कोशिश की तो दिक्कत होगी। जो क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा कि आपको करने हैं और फिर आपने वो नहीं किए तो बेटा फिर इसमें 60 प्लस की उम्मीद मत करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर एग्जाम्प्ट हो जाए तो इसके लिए आपको मेरी हर एक बात को मानना होगा। आने वाले टाइम के अंदर मैं आपके चैप्टर सारे के सारे कवर कराऊंगा और उसके बाद फिर आपके साथ एरियस वाला पार्ट शुरू होगा। ठीक है बच्चों, तो लीजिए आपके साथ शुरू करते हैं आज बेसिक डिटेल्स की बातें। सर हम क्या क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, उससे पहले मैं आपको आपका सिलेबस बता दूं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ऑल्दो आप सबको पता होगा लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सारी बातें बताकर चलूँ। सो एडवांस अकाउंटिंग सर 100 मार्क्स का पेपर है हमारा, और इस 100 मार्क्स के पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ से आएगी वो सब डिस्कस करेंगे। एडवांस अकाउंटिंग के 100 मार्क्स के पेपर के अंदर मैं अगर पेपर पैटर्न की बात करूं तो आप सब जानते होंगे कि आपका जो पार्ट 1 रहता है वो आपका 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स का सर? हाँ जी 30 मार्क्स का है। इस 30 मार्क्स को आप MCQ फॉर्म में देखेंगे। MCQ फॉर्म में क्या क्या आएगा सर? MCQ फॉर्म में 8 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने हो गए सर? 24 हो गए, 24 मार्क्स। देखो ये पैटर्न ना हमारा जो पहला अटेम्प्ट हुआ मई 2024 का, ये उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि पैटर्न बदल जाए। हमारे कोर्स के अंदर अमेंडमेंट तो नहीं आती है लेकिन पैटर्न बदल सकते हैं, तो इसलिए पैटर्न को अकॉर्ड लेकर हम अलग अलग समझ सकते हैं, अलग अलग बातें होती रहेंगी। लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पर अमेंडमेंट के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सर ये 8 मार्क्स में 3 क्वेश्चन, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि बेटा आपके पास ना 4 MCQ ऑफ 2 मार्क्स ईच आएंगे और 3 क्वेश्चन होंगे। सर 3 क्वेश्चन में कौन कौन से होंगे? 3 के अंदर 2 AS क्वेश्चन होंगे और 1 प्रैक्टिकल चैप्टर का क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिकल चैप्टर का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए बायबैक को बड़ी प्रायोरिटी मिलती है यहाँ पर,
तो यहाँ पर 2 AS के क्वेश्चन, 2 AS के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चन होंगे हर AS के उसके अंदर, यानी कि 8-8 16 और 8 का आपका प्रैक्टिकल चैप्टर का क्वेश्चन, तो आपका 24 बन जाएगा। उसके अलावा सर और क्या बचा, 6 मार्क्स बचे ना, तो 6 मार्क्स के अंदर आपके 3 क्वेश्चन और होंगे, 2 मार्क्स ईच, तो ये 6 मार्क्स का बन जाएगा और टोटल आपका बन गया है जी 30 मार्क्स का। तो आपका पार्ट 1 30 मार्क्स में इस तरह से आपके सामने होगा। उसके अलावा और क्या है सर, बेटा यहाँ पर पार्ट 2 कितने मार्क्स का होने वाला है, पार्ट 2 आपका होने वाला है 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स में क्या क्या होगा बेटा, देखो बड़ा सिंपल सा बोलूं तो 70 मार्क्स में 14 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन होने वाले हैं और 6 में से एनी 5 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, मतलब कम से 5 अटेम्प्ट तो करने ही करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं आपको। अब 14 मार्क्स का कैसे कैसे आएगा, 14 मार्क्स का पैटर्न क्या होगा, 14 मार्क्स का पैटर्न ये होगा कि जी 5 5 + 4 और 10 + 4 और 7 + 7, तो ये ऑर्डर हो सकता है 5 5 4, यानी कि 3 AS के क्वेश्चन 5 मार्क्स 5 मार्क्स 4 मार्क्स का। उसके अलावा और आपके पास 10 अच्छा सर इसमें MCQ होगा, नहीं बेटा इसमें MCQ होगा, ये सारा का सारा सब्जेक्टिव पार्ट है। MCQ वाला पार्ट 30 मार्क्स का है, वो वहां पर कंप्लीट हो गया। उसके अलावा जो बाकी का पार्ट है वो आपका सब्जेक्टिव है, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 70 मार्क्स, 14 मार्क्स इंटू 6 और यानी 5 करने होंगे, 5 5 4, या फिर आपके पास 10 + 4, या फिर आपके पास 7 + 7। तो ये इस ऑर्डर में आपके पास आपका कोर्स का पार्ट होगा। सर एग्जाम में हम 5 करके आने वाले हैं, बिल्कुल 5 करने वाले, तभी तो 14 × 5 70 बनेगा। तो 14 मार्क्स वाले इंटू 5 क्वेश्चंस, तो तब जाकर आपका 70 मार्क्स बनेगा। अच्छा मैं एक चीज बताना यहाँ भूल गया, यहाँ पर इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, इसमें 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़े वाले क्वेश्चंस सर, अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंसोलिडेशन, तो इस तरह के यहाँ पर आपके साथ कवर किए जाएंगे। समझ रहे हैं बात को, तो आपके पास ये सारा का सारा पार्ट 70 मार्क्स में कवर हो जाएगा। सर ये तो समझ में आ गया, अब हम आगे क्या है, आगे ये है बेटा कि आपका जो कोर्स कंटेंट है, मैंने आपसे बोला उसमें आपको 3 बुक्स दी जाने वाली हैं, जिसके अंदर आपका पार्ट 1 रहेगा, जिसमें आपके चैप्टर्स कवर किए जाएंगे, पार्ट 2 रहेगा जिसमें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर किए जाएंगे, और पार्ट 3 रहेगा जिसमें आपका MCQ 40 सा, जिसके सारे MCQ वाला पार्ट कवर किया जाएगा। सर पार्ट 1 में क्या क्या होने वाला है, पार्ट 1 में आपके पास मैं उसी ऑर्डर में लिख रहा हूं, देखो चैप्टर अलग है बुक के अंदर, मैं जिस ऑर्डर में कराने वाला हूं वो लिख रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के बारे में हम बात करेंगे, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स की हम बात करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके साथ एक AS जुड़ा हुआ है, वो इसी के साथ में कवर हो जाएगा, AS 3। उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की बात होगी, जिसमें आपका AS 13 जुड़ा हुआ है। उसके अलावा आपके पास 5th हम अपने पास बात करेंगे, एक चैप्टर आएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, वो यहाँ पर करेंगे। उसके अलावा आपके पास एक और AS बेस चैप्टर होगा, AS 14 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अमलगमेशन का। उसके अलावा आपके पास एक और चैप्टर यहाँ पर कवर किया जाता है, वो है ब्रांच अकाउंटिंग। एक चैप्टर और बचता है हमारा जो कि कंसोलिडेशन का है, और वो कंसोलिडेशन वाला चैप्टर ना हम प्रैक्टिकल बुक में नहीं रखा हुआ, वो AS की बुक में ही रखा हुआ, तो वो AS की बुक के साथ ही डिस्कस होगा। एग्जाम में चैप्टर कौन कितने कितने मार्क्स का आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की जो वेटेज है वो एक्चुअली में 10 से लेकर 14 मार्क्स तक की होती है। बायबैक जो है वो अभी तक एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स में MCQ फॉर्म में आया है, 8 मार्क्स में MCQ फॉर्म में आया है।
तो मैं एग्जाम के लिए एमसीक्यू में एक्सेप्ट करूं या फिर इसको अगर वैसे डिवाइड कर दूं तो 5 से 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकता है। 7 मार्क्स नहीं बन सकता क्योंकि 7 मार्क्स की रेंज भी आ रही है क्वेश्चन की। उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी 5 से 7 मार्क्स, मैक्सिमम 10। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सेम पैटर्न 5, 7, 10। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 10 मार्क्स तक जा सकता है आपका। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी पहले आए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा बड़ा तो 10 मार्क्स में आएगा। अमलगमेशन जी 10 मार्क्स में या 14 मार्क्स तक का एग्जाम में आ सकता है। और ब्रांच अकाउंटिंग का जो आईसीआई मॉड्यूल ने टाइम दे रखा है या वेटेज दे रखी है वो 6 मार्क्स की दे रखी है। बड़ा क्वेश्चन वहां से पूछने के चांसेस बहुत ही रेयर है, लेकिन फिर भी हम अपने पास सब कुछ करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। सर उसके अलावा क्या होगा बेटा, एएस की बुक आपके पास स्टार्ट होगी। अगली एएस की बुक के अंदर अगर मैं बात करूं तो एएस कहां से कहां तक कवर है, देखिए जी 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, 7, 8 नहीं है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो ये टोटल मिलाकर आपके 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। टोटल 29 है, नंबर वाइज 29 है, लेकिन दो मैंने आपसे बोला ना 6 और 8 ये दोनों डिलीट हो चुके हैं। तो आपको टोटल 27 एएस मेरे साथ करने होंगे। ये 27 के 27 एएस में से एक एएस 21 जो है ये एक चैप्टर की फॉर्म में कवर रहेगा, जिस चैप्टर का नाम क्या रहेगा, कंसोलिडेशन। जी हाँ, और ये सर एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, 10 से 14 मार्क्स का। इस बार भी एग्जाम में 14 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई आपके लिए ये जो चैप्टर्स हैं स्कोरिंग है, और कंसोलिडेशन भी आपका एएस के अंदर आता है, लेकिन ये भी मैं चैप्टर में काउंट करता हूँ, ये भी स्कोरिंग है। तो सर कितने कितने मार्क्स में आएगा, थोड़ा डिटेल में समझा दो एक बारी बेटा। देखो चैप्टर और एएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान के चलिए करीबन 60 मार्क्स तक चैप्टर कवर कर जाते हैं कंसोलिडेशन को मिलाकर। मैं कंसोलिडेशन को मैं एएस में डालता ही नहीं, मैं डालता हूँ चैप्टर के अंदर। तो आपका 60 मार्क्स तक चैप्टर का वेटेज हो जाएगा, 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू पार्ट का वेटेज रहेगा। 24 मार्क्स तो है ही स्टार्टिंग में, 6 मार्क्स 30 वो हो गए आपके। मतलब आपके जो एएस वाला पोर्शन है वो करीबन 40 मार्क्स तक कवर होगा एमसीक्यू प्लस चैप्टर्स को मिलाकर, यानी कि दोनों मिलाकर 40 मार्क्स तक आपका कवर किया जाएगा। सर एमसीक्यू बुक का क्या यूज होगा बेटा, एमसीक्यू बुक्स आपकी मेन प्रैक्टिस पर्पज से है। ये वाली बुक मैं क्लास में नहीं कराता, ये आपको खुद करनी होगी, जिसके अंदर आपको जो भी डाउट दिक्कत आएगी वो आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे और हम डाउट को वहीं पे डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर 2 तरह के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू दिए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, और बाकी कुछ चीज़ें जो आपको चैप्टर वाइज चाहिए होंगी वो चैप्टर वाइज बेसिस पे एमसीक्यू दिया हुआ है, चैप्टर वाइज, या फिर जो इंडिविजुअल एमसीक्यू होते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, आपके पास ये पूरा का पूरा पार्ट इस तरह से काम का आएगा। तो इस पैटर्न पे आपके पास आपका कोर्स चलेगा। हम पहले पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, फिर पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो बहुत डिटेल्ड होने वाला है, टाइम लगने वाला है, लेकिन ये वर्थफुल होगा आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के यहाँ से आएंगी। आपने पहले पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं पर भी कोई दिक्कत थी कॉन्सेप्ट्स को लेकर, तो यहाँ से वो आपके क्लियर होने वाली है। इन केस अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि सर कोई चीज़ रह गई, समझ नहीं आई, तो मेरा नंबर आप सब लोगों के पास रहेगा। उस नंबर पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे डालकर आप मुझसे डाउट वहाँ से क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे टाइम लेकर कॉल पर भी बात कर सकते हैं। आप लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा फास्ट ट्रैक के लिए, जिसके लिए आपको मैसेज डालना होगा 9311282052 पे। इस नंबर पर आप ग्रुप में ऐड होने के लिए मैसेज करेंगे और टीम आपको वेरीफाई करके आपके बच्चे, क्योंकि कई बार वैसे मैसेज बहुत आते हैं, तो इसलिए टीम आपको वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करने के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर देगी। ग्रुप में आपके जैसे ही फास्ट ट्रैक वाले बच्चे होंगे और उस फास्ट ट्रैक के अंदर आपके जितने भी जिसके जैसे डाउट होंगे वो वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। मैं अगर कुछ भी अपडेट डाला करूँगा, कुछ भी मुझे डिटेल रिविजन जो भी डालनी होगी, मैं भी ग्रुप में अपडेट करूँगा। उसके अलावा आप मुझे और कहाँ पर रीच आउट कर सकते हो, वो है हमारा CA जितिन त्यागी
अकाउंट्स गुरु के नाम से टेलीग्राम चैनल। तो आप सबको ये टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना ही करना है, ताकि दो जगह मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट कर पाऊंगा। एक जगह है टेलीग्राम जहां पर सिर्फ मैं बताऊंगा बातें, आप लोग वहाँ पे एक्टिव अपने एंड पे नहीं हो पाएंगे, और दूसरा हो गया हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। मैं जितनी भी मोस्टली जो नोटिफिकेशन वगैरह होती हैं, जो भी मुझे अपडेशन देनी है या मुझे कोई रिवीजन कराना है या कोई नोट्स देने हैं, तो मैं टेलीग्राम पर ही अपलोड करता हूँ। और अगर आप लोगों से डाउट डिस्कशन करना है तो वो व्हाट्सएप के थ्रू रहेगा। तो आप, लेकिन मुझे आपका दोनों का सपोर्ट, दोनों का पार्टिसिपेशन दोनों के अंदर चाहिए। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी चाहिए और साथ साथ मुझे आपके टेलीग्राम पे भी चाहिए। जब तक आपका एडवांस अकाउंटिंग का पेपर क्लियर ना हो जाए, तब तक आप इन दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन आप पास हो जाए, बेफिक्र होकर छोड़िएगा, एक अच्छा सा फीडबैक देके कि सर हमारा पेपर अच्छा हुआ, क्लियर हो गया, एग्जामिशन आ गई, जैसा भी होगा आप ज़रूर मुझे बताएंगे। तो ये एक पूरा पैटर्न रहेगा जिसके बेसिस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। सर हम चैप्टर पहला जो आप बता रहे थे वो यही क्यों करने वाले हैं? हम बेटा इसलिए ऐसा करने वाले हैं क्योंकि देखिए, कराने को तो मैं इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो भी करा दूँ, दोनों के अंदर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर? मुझे बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारा स्कोरिंग एरिया है, जिनसे एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, हम उसी के साथ शुरुआत करें। हमारी चैप्टर वाली बुक का पार्ट जो है मुश्किल से 15 से 20 क्लासेस के बीच मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल बेसिस के अंदर, क्वेश्चन को मिलाकर मैं बता रहा हूँ आपको। टाइम जैसा भी मुझे मिलेगा करेगा क्लास के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन कंटेंट वाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी चैप्टर्स के लिए क्या है? देखिए, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है, इसमें बैलेंस शीट बननी है, बायबैक में बैलेंस शीट बननी है, इंटरनल रिको में बैलेंस शीट बननी है, अमलगमेशन में बैलेंस शीट बननी है, कंसोलिडेशन में बैलेंस शीट बननी है। तो इसका मतलब 5 चैप्टर्स में बैलेंस शीट बननी है। और जब 5 चैप्टर्स में बैलेंस शीट बननी ही है तो फिर हम क्यों मिस करें? हम बैलेंस शीट को पहले करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज अगर समझ में आ गया तो अगले आने वाले और 4 चैप्टर की लाइफ आसान हो जाएगी। तो सर बैलेंस शीट से डर बहुत लगता है। बेटा लगेगा, जिस चीज की कम से कम प्रैक्टिस हो रही है, जितनी आप कम प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना ही आपको उससे डर लगेगा। तो एक बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, जिस चीज से डर लगे उसको और जाकर करिए। जिस दिन आपने इस चीज को समझ लिया ना कि आपके लिए, वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है, एक्चुअली में है। जब आपको लगे कि भाई इस चीज से डर लगता है तो उससे और लड़ना भिड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप वो करेंगे, आप अपने आप उस लाइन को क्रॉस करेंगे और अपने आप उसको पूरा कर पाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से जाके लड़ना शुरू कर दिया, लड़ना नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करनी है। हम भले शरीफ से बच्चे हैं, आप सब और मैं भी, तो यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ अपने पास जितना हो सकता है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आपकी जो पार्ट 1 बुक्स है उसमें करीबन 350 प्लस क्वेश्चंस हैं। जो ये आपको 7 चैप्टर दिख रहे हैं ना, इन 7 चैप्टर को मिलाकर 350 क्वेश्चंस आपके पास प्रैक्टिस पर्पस के लिए आएंगे, जहां पर आप लोग फुल कोर्स रेगुलर बैच वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको अलाउ करूंगा कि भाई आप रेगुलर कोर्स वाली प्रैक्टिस करें। रीजन बीइंग, मैं कमी नहीं चाहता। आपको मैं बता दूं, अभी 1.5 साल पहले एडवांस अकाउंटिंग में फास्ट ट्रैक से एक बच्चा 83 मार्क्स लेकर आया। 83 मार्क्स, सोचिए। इसीलिए मैं रेगुलर का वाला पार्ट कंटेंट मतलब प्रेफर करता हूं कि बच्चों को प्रैक्टिस में कमी नहीं आनी चाहिए। मैं चाहूं तो एक पतली सी बुक बना दूं जिसके अंदर आपके सारे चैप्टर और एएस कवर कर दूं, कुछ क्वेश्चन डाल दूं, कुछ एएस के क्वेश्चन डाल दूं। लेकिन अगर उनमें से नहीं आया तो मैं तो बोल दूंगा बेटा बाहर से आ गया पेपर, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। लेकिन आपके तो 4 महीने गए ना। अगर आपके 4 महीने खराब हुए तो भाई ये 4 महीने सिर्फ आपके नहीं, आपके फैमिली के भी खराब हो गए। उनकी भी मेहनत लगी हुई है इसके पीछे। तो मैं इसलिए कभी ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं फास्ट ट्रैक के नाम पर सिर्फ आपको 100 क्वेश्चन पकड़ा दूं और कहूं जी बेटा इसमें से कर जाओ, आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देना एक अलग चीज होती है, लेकिन क्वेश्चन की कम प्रैक्टिस करना वो बहुत ही खराब चीज होती है। क्वेश्चन की कम प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, अटेम्प्ट खराब हो सकता है, और ऐसे वाले काम हम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, सो आइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के साथ शुरू करेंगे। ये वाला पार्ट अगर आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं इस वाले चीज़ को भी आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कराऊंगा, ताकि आप लोग पीडीएफ के बेसिस पर अपना काम पूरा कर पाएं। आप इसे नोट कर लेंगे तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा।
जितना भी कंटेंट मैं आपको दूंगा पीडीएफ फॉर्म्स के अंदर, वो आपने नोट कर लिया तो समझ लीजिए आपने बहुत बेस्ट तरीके से काम किया है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स को लिखना भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कॉन्सेप्ट लिखते लिखते भी कई बार अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट को पढ़ना और उसके बाद उसको लिखना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। लेकिन अगर आपने अपने एंड पे सिर्फ पढ़ना रखा और लिखना नहीं रखा तो दिक्कतें आती हैं। बाकी मेरी तरफ सजेशन था और मैं चाहूँगा कि आप अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर करें। आप जो मुझसे पढ़ रहा है वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर करें, मेरा कहने का मतलब यही है आपके लिए। और आप लोगों ने ये बात मानी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो अब आपके साथ श्री गणेश करते हैं। आपके साथ में हम शुरुआत करेंगे आपके सबसे पहले चैप्टर के साथ, जो कि हमारे अपने लेटेस्ट बैच से हम निकाल के आपके लाएंगे। ये देखिएगा, चैप्टर 5 है ये बुक के अंदर, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं। बट सबसे पहले जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज क्या होती हैं, या फिर छोड़ो सिंपल सा बताओ ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हमने ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट ये सुना हुआ है, बट ये ना उसके अंदर बनने वाले अकाउंट और स्टेटमेंट हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, ये काफ़ी बच्चे जवाब नहीं दे पाते। कुछ बच्चों ने थोड़ा ध्यान से पढ़ा होता है, कुछ बातें याद होती हैं तो वो बता देते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं से बता के चलूँगा। आप सबने ना ये वर्ड जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, अकाउंटिंग प्रोसेस, ये ज़रूर सुना होगा। कभी 11th क्लास की थ्योरी पार्ट में कवर हुआ करता था, लेकिन वो थ्योरी पार्ट अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है और काफ़ी हद तक आपने इसको दोबारा पढ़ भी रखा होगा। तो चलिए चेक करिए, सबसे पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई करते थे। किसको आइडेंटिफाई करते थे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को। सबसे पहला एस्पेक्ट, हम हर उस ट्रांजैक्शन को जो कि बुक्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, इवेंट होना चाहिए, और दूसरा उसको फिर हम क्या कर सकते हैं, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर कोई ट्रांजैक्शन है और उसको आपने मेजर कर ही नहीं पाया मनी टर्म्स के अंदर, तो भी वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी भी होना चाहिए। थर्ड, उसके बाद आपने क्या किया, उसे रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग कहाँ होती थी? जर्नल में रिकॉर्डिंग होती थी। जर्नल में रिकॉर्डिंग, यस, जो मैंने आपको सबसे पहले अभी रूल्स लिखवाए ना एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी वाले, वही तो थे जो जर्नल में रिकॉर्ड करने में हेल्प करते हैं। ऑल्दो आपने बचपन में और भी रूल्स पढ़े थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल वाले, लेकिन अब हम सिंपल रखेंगे, मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। 5 चीजें हैं, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। इन पांचों के ओरिजिनल बैलेंस, एसेट एक्सपेंस का डेबिट, लायबिलिटी इनकम कैपिटल का क्रेडिट। इंक्रीज करोगे ये यही के यही रहेंगे, डिक्रीज करोगे वापस आ जाएंगे, रिवर्सल में चले जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद जर्नल के बाद हमारा अगला पॉइंट, रिकॉर्डिंग का बाद अगला पॉइंट आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है सर? क्लासिफाइंग का मतलब लेजर बनाना। जर्नल के बाद अगला स्टेप क्या होता है? लेजर। और उसके बाद फिर आप करते थे समराइजिंग। समराइजिंग से क्या बनाया करते थे? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से बनते थे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आप सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रहा बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग एक बार अपने मन में झांकें, अंदर से वो सोचें और बताएं कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। आप भले ही मुझे रिकॉर्डेड मोड पे देख रहे हो, लेकिन मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूं। आपके मन में वो आवाज़ें आ रही हैं कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते थे, कुछ याद नहीं आ रहा क्या था, फाइनेंशियल पोजीशन कुछ था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हाँ बिल्कुल सही, सही सोच रहे हैं आप। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन, ये 2 चीज़ें हमें जाननी होती हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और इसके लिए हम 2 स्टेटमेंट्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं आपके साथ में। एक तो क्या चीज़ सर? इनकम स्टेटमेंट। दूसरी क्या है? पोजीशन स्टेटमेंट। सर यही 2 होती हैं? नहीं बेटा, और भी होती हैं होने को तो, लेकिन अभी आपके सामने 2 डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए अपने पास 2 चीजें कौन कौन सी है जी? इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। चेक करिए, इनकम स्टेटमेंट आपको क्या बताएगी? इनकम स्टेटमेंट आपको बताएगी आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या बताएगी? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हाँ, आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस चेक करना। इट हेल्प्स इन डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज प्रॉफिट और लॉस। और अगर इन केस ऑफ कंपनीज हो तो आप इसके लिए अकाउंट क्या बनाते हो? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, अकाउंट नहीं तो स्टेटमेंट बनाते हो। और अगर आप नॉन कंपनी हो तो आप कौन कौन से बना लेते थे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर एनपीओ आप लोगों ने पढ़ा है फाउंडेशन में, अगर आपने पढ़ा था, तो वहां पे आप बनाया करते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ पोजीशन स्टेटमेंट की, पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब जो हमें बताए हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। इट हेल्प्स इन डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, दैट इज एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। बेसिकली आपके बिजनेस की नेट वर्थ। और ये भी वही है इन केस ऑफ कंपनीज और इन केस ऑफ नॉन कंपनीज। इन केस ऑफ कंपनीज आपका वही इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एसेट्स वाला साइड आ जाएगा,
और उसके अलावा जो नॉन कंपनीज हैं उसके अंदर आपके वही कैपिटल लायबिलिटी और एसेट्स आ जाएंगे। लेकिन हम तो सर कंपनीज का पढ़ रहे हैं ना, तो वही वाला डिस्कस करें ना। हम बिल्कुल वही वाला डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज डिस्कस करेंगे। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई करता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट बनाया गया 2013 एंड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, नोट्स टू अकाउंट है, और एक और चीज भी लिखी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और एज पर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिवीजन 1 बेस्ड ऑन एएस ये हम पे अप्लाई करते हैं, और इसके बेसिस पर हम अपने पास सेक्शन 133 को रेफरेंस देते हुए शेड्यूल 3 फॉलो करते हैं, जो हमें देता है शेड्यूल्स के साथ साथ उनके फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट है सर? फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप चेक कर सकते हैं, आपके पास डिवीजन 1 ऑफ सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 प्रोवाइड कर रहा है। शेड्यूल 3 के अंदर दो पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 कह रहा है इट प्रोवाइड्स द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, और पार्ट 2 आपके पास यहां पर इट प्रोवाइड्स द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बताइए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? देखिएगा, अगर वैसे तो मैं अपनी तरफ से एक नॉर्मल स्पीड में बात करता हूं, लेकिन अगर आपको शायद मेरी स्पीड ज़्यादा या कम लग रही हो तो आप अकॉर्डिंगली जो स्पीड का ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप स्पीड को ज़्यादा कर लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक नॉर्मल वे में बोलता हूं, तो एज सच मेरी स्पीड को ज़्यादा करने में आपका नुकसान रहेगा। 1.5 तो बिल्कुल मत करिएगा, 1.2 अगर का ऑप्शन आपको मिल जाता है तो काफ़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि आप नॉर्मल 1 पे भी देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। हाँ, कहीं कहाँ पर कुछ जगहों पर शायद मैं कुछ फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूँ या फिर मैं क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आप स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, अदरवाइज नॉर्मल चलता रहेगा। ठीक है जी, करें आगे की बात। आगे की बात आपके साथ शुरू करते हैं, और हमारा पहला पॉइंट जो डिस्कस होने वाला है वो है किस चीज़ का? वो है आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सर ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या हमने पढ़ रखा है? बिल्कुल पढ़ रखा है बच्चों। आपने अपनी 12th क्लास में भी पढ़ा था, फाउंडेशन में शायद आपने इग्नोर कर दिया हो, और अगर आपने पहले इंटर ग्रुप अकाउंटिंग, ग्रुप एडवांस अकाउंटिंग पढ़ी है तो वहाँ पर भी आपको पढ़ाया गया होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको याद नहीं है कोई टेंशन नहीं, हम याद कराएंगे, हम आपको डिटेल में समझाएंगे और इससे जुड़े हुए हर एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा। पहले फॉर्मेट का बेसिक जान लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा है? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद आपके पास है नोट्स, फिर फिगर्स ऑफ करंट ईयर एंड फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। बेसिकली यहाँ पे फिगर्स फॉर करंट रिपोर्टिंग पीरियड आता है एंड फिगर्स फॉर प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड आता है। आप करंट ईयर प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी किसी पे क्वेश्चन कर सकते हैं। और जब आप क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस ईयर फिगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होंगी, सिर्फ करंट ईयर फिगर गिवन होंगी। तो वहां पर आप सिर्फ अमाउंट लिखकर छोड़ देते हो, एज सच कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और उसके बाद फिर कहानी शुरू होती है। ये जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट से जुड़े हुए आप देख रहे हैं नोट्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर हमारे करीबन 26 नोट्स हमने डिस्कस करने हैं। ये 26 नोट्स आपको पूरी बैलेंस शीट डिटेल में बताएंगे। और उसके बाद एक नोट नंबर 27 और चेक करो, देखो नाम क्या लिखा हुआ है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। तो ये 27 नोट्स हम डिस्कस करेंगे। इनके नोट्स आपको दिए जाएंगे, इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन मुझे बताने चाहिए वो बता के मैं चलूंगा, और फिर जाकर आपका ये वाला बैलेंस शीट वाला पार्ट कंप्लीट होगा। फिर मैं बैलेंस शीट एक क्वेश्चन कराऊंगा। जब मुझे लगेगा कि हाँ आप बैलेंस शीट एक क्वेश्चन पढ़कर आप थोड़े से सेटिस्फाइड हैं, हम अगले पार्ट पे मूव करेंगे जिसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और फिर हम उसको कंप्लीट करने के बाद उसके क्वेश्चन मिलाकर एक कंप्लीट क्वेश्चन भी करेंगे जहां पर बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस दोनों आ जाएंगे कंबाइंड बेसिस पर। तो इस तरह से कर हम जाकर अपना चैप्टर ये वाला कंप्लीट करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा कि भाई ये वाले क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं। ऑल्दो पूरी बुक आपके पास है, आपके पास रेगुलर बैच की बुक है, आपके पास स्टडी मटेरियल है, आप चाहें तो हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट रहेगी आपको कि आप एक एक क्वेश्चन कर लीजिए। बट अगर आपके पास वो टाइम की कमी है, आपने बहुत लेट डिसाइड किया कि फास्ट ट्रैक से पढ़ना है, टाइम बहुत कम बचा है, तो जो क्वेश्चन मैं हर चैप्टर के एंड में आपको बोलूंगा कि मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको जरूर करने हैं। अगर आपने वो कर लिए तो समझ लीजिए आपका चैप्टर परफेक्ट होगा और आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों,
तो आ जाइए एक बार शुरुआत से हेड्स वगैरह का डिस्कशन करना शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला 26 हेड्स हैं, तो 26 के 26 एक साथ करेंगे, ऑलमोस्ट हम करते हुए चलेंगे साथ साथ। मुझे पूरी बैलेंस शीट खत्म करानी है, बैलेंस शीट पूरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर आपके साथ क्वेश्चन की बातें शुरू होंगी। लेकिन सर आता क्या क्या था, कुछ याद दिला दो। लो बेटा, आपको सब कुछ याद है ऑलरेडी, बस आपको अप्लाई करना है, लिखना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। सर क्वेश्चन में भी सारे के सारे 27 के 27 नोट्स बनेंगे? नहीं, एग्जाम के अंदर मैक्स टू मैक्स, आज तक भी ना मैंने भी रेगुलर बैचेस के अंदर भी 10 या 11 नोट्स से ऊपर नहीं बनाए। बस सर फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, फिर तो हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला आसान इतना है, आप लोग बैच खत्म होते होते खुद डिसाइड करोगे सर पहले ही पढ़ लेते अच्छा रहता, सर को फ्री पैसे दे दिए हमने। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बेफिक्र रहिए, ये जो 11 नोट्स भी होंगे जो हमें काम में लाने हैं वो भी आपको अच्छे से आ जाएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, बस मेरी बातों को मानते रहिएगा। चलिए, तो जी आपके पास सबसे पहली चीज़ क्या है, पर्टिकुलर्स। सर पर्टिकुलर्स के अंदर क्या क्या आएगा बेटा? देखो, दो बेसिक साइड हुआ करती थी आपकी, लायबिलिटीज और एसेट्स, अभी भी वही हैं, बस फॉर्मेट बदल गया। अब यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में लिखा गया क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी का मतलब मालिकों का पैसा। क्या आप जानते हैं कैपिटल भी एक लायबिलिटी होता है? बिल्कुल, ये लायबिलिटी, लेकिन फर्क क्या होता है, ये लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी होती है। इंटरनल लायबिलिटी, हाँ, अगर किसी भी बिजनेस ने अपने मालिकों को पैसा देना है तो वो पैसा उनके लिए हमेशा एक लायबिलिटी की फॉर्म में है, बट वो लायबिलिटी जो है इंटरनल लायबिलिटी है, इसलिए उसे कैपिटल के नाम से डिनोट कर दिया गया। और जो पैसा आपने बाहर वालों को देना था उसको आपने एक्सटर्नल लायबिलिटी के नाम से बोला। तो हमारे पास यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर सबसे पहला हेड किस चीज़ का है, शेयर होल्डर फंड का है। सर कितने हेड्स हैं इसके अंदर? बेटा देखो, टोटल 4 हेड्स हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के 4 हेड्स हैं। पहला हेड शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा आपके पास आता है नॉन करंट लायबिलिटीज का, चौथा आपके पास आता है करंट लायबिलिटीज का। इनके कुछ फर्दर सब हेड्स मिलेंगे आपको, हम एक एक करके प्रॉपर डिटेल में चलते जाएंगे। पहले मैं एक बार सारे हेड्स बता दूं, फिर एक एक नोट उठाएंगे और एक एक नोट का डिस्कशन आपके साथ करते हुए चलेंगे। ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? एक सेकेंड रुकना। टॉफ़ी नहीं खा रहा हूँ, टॉफ़ी नहीं है ये एक गले का आराम देने की बस दवाई है छोटी सी, क्योंकि जनरली पूरे दिन में इतनी क्लासेस हो जाती हैं कि भाई ये जो क्लासेस पे रिकॉर्डिंग होती है ना, और खासकर इन रिकॉर्डिंग्स के अंदर क्या होता है ना, हमें ना ब्रेक नहीं मिलता, हम एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बोलते रहते हैं। जो क्लासेस के अंदर होता है तो वहाँ पर क्या होता है जी, हम क्वेश्चन करा रहे हैं, थोड़ा बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें टाइम मिल जाता है, तो इसलिए बस इसको गले को ठीक करने के लिए। चलो शुरुआत करें, आइए। तो मैंने आपसे बोला इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर पहला है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब मालिकों का पैसा। मालिकों का पैसा 3 फॉर्म में पड़ा है। 3 फॉर्म कौन सी हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मैं तीनों के बारे में बात करूंगा, अभी मैं तीनों का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हेड बता रहा हूं। उसके बाद फिर आ गया जी आपके पास शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का हेड। इनको लेकर कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलता, बट हम इस पॉइंट के रिगार्डिंग एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो तो समझ में आ जाए। कल को आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के जाके बैलेंस शीट बनाने हैं, ऑडिट करने हैं, तो ऐसे हेड्स वहाँ ज़रूर मिल सकते हैं, तो इसीलिए इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपके पास क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 हेड्स क्या है जी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं आपके पास, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज हैं आपके पास, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं आपके पास, और उसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी हैं। उसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाए। अच्छा देखो, जहाँ जहाँ पर जो एएस अप्लाई कर रहा होगा ना, मैं एएस साथ में लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसके अंदर आपका एएस 22 अप्लाई करता है, तो ऐसे ही जहाँ पर जो एएस होगा उसकी रेफरेंस मिल जाएगी साथ साथ में। उसके अलावा फिर करंट लायबिलिटीज के अंदर फिर से आपके 4 हेड आते हैं। 4 हेड चेक करिए कौन कौन से हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल के अंदर कुछ फर्दर नोट बने हुए हैं, पढ़ो क्या लिखा है, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर। टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर, ब्रैकेट में क्या लिखा है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। उसके अलावा टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ क्रेडिटर अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, जो ऊपर नहीं आया वो बचा हुआ नीचे आ गया। उसके अलावा अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो यानी कि लायबिलिटीज के 12 सब हेड्स हो गए।
और इन 12 के बाद, इन 12 नोट्स हो गए बेसिकली, 12 के बाद अगले 14 नोट्स आपके एसेट साइड में हैं। आइए एसेट साइड में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, जिसके अंदर पहला पॉइंट किसका आ गया, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS10 आप सबने सुना होगा ना, फाउंडेशन में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुन लिया होगा, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके अलावा बी पॉइंट में इंटैंजिबल एसेट, AS26 लग गया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। बी पॉइंट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये सारे के सारे आपके नॉन करंट एसेट्स के हेड में आते हैं। और करंट एसेट्स में कितने आते हैं, 6 कौन कौन से हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके पास, इन्वेंट्रीज है AS2 के अंदर, करंट इन्वेस्टमेंट AS13 में आ जाएगा। उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं और अदर करंट एसेट्स हैं। ये 6 के 6 यहां पे कवर हो गए। टोटल मिलाकर देखो नोट कितने बन गए, 26। और एक नीचे छोटा सा फुट नोट में बैठा है, बैलेंस शीट के बाहर निकल के बैठा है, क्या बैठा है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। सर ये एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आता है। आपके ये जो नया कोर्स आ चुका है CA इंटरमीडिएट का, जिसमें अब हर 3-4 महीने के बाद एग्जाम हो रहे हैं आपके, इससे पहले जो पुराना इंटरमीडिएट था वहाँ पर भी एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स तक का भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर एग्जाम में पूछा गया। सर 20 मार्क्स तक, हाँ जी बिल्कुल 20 मार्क्स तक। ऑल्दो वो पुराना वाला पार्ट अब मुझे यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वेटेज तो बताने की जरूरत है ना। 20 मार्क्स में क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन। ऑल्दो उस टाइम पे छोटे छोटे टॉपिक भी हुआ करते थे। एक टॉपिक हुआ करता था मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का, 5 मार्क्स में आता था। यानी कि वो दोनों चैप्टर, यानी कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आया, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन भी आया, टोटल मिलाकर एग्जाम में पूछा 25 मार्क्स के अंदर। तो सोचो एक ही चैप्टर 25 मार्क्स में आया करता था। तो कभी, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आएगा, ये भी जरूरी नहीं है, अगली बार शायद ना भी आए, लेकिन इसकी वेटेज कहाँ तक जा चुकी है हमें उसके आइडिया रखते हुए। सर इसका क्वेश्चन अगर अब एग्जाम में आएगा तो कितने का आएगा, आप सोचो कितने का आएगा। हाईएस्ट मार्क्स क्वेश्चन कितने का था, 14 का। तो इसके अंदर से अगर क्वेश्चन बना तो 14 मार्क्स तक का क्वेश्चन बन सकता है। और मैं आपके साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम एग्जाम क्वेश्चंस जो अब तक हो चुके होंगे उनका भी डिस्कशन करते हुए आगे चलेंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, आपके पास प्रॉपर तरीके से डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले हो, हम शेयर कैपिटल के बारे में बात करने वाले हैं। शेयर कैपिटल, यस, शेयर कैपिटल तो सर हमने 12th क्लास में पढ़ा था, चैप्टर था एक हमारा, फाउंडेशन में भी पढ़ा था, वही चैप्टर है। उसी चैप्टर के बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाया करते थे आप। याद करो कौन कौन से कैपिटल हुआ करते थे। सबसे पहले सर ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के और 2 नाम याद करो, क्या क्या नाम हुआ करते थे। सर रजिस्टर्ड कैपिटल, बिल्कुल सही। नॉमिनल कैपिटल, ये वो कैपिटल हुआ करता था जो जाकर आप MOA के अंदर ROC के पास जाकर लिखवा के आया करते थे। ऑथराइज यानी कि ये वो मैक्सिमम कैपिटल था जो कंपनी पब्लिक से रेस कर सकती है। कंपनी पब्लिक से क्या कर सकती है, रेस कर सकती है। तो ये वाला पार्ट शेयर कैपिटल में आया करता था, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज के बाद अगला क्या था, इश्यूड कैपिटल। जो कैपिटल देखो, जो ऑथराइज करा लिया वो मैक्सिमम है, बट इसमें से आपने कितना ऑफर कर दिया पब्लिक को, वो इश्यूड कैपिटल है। और उसमें से पब्लिक ने कितना ले लिया, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। तो ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड। जो आपने रजिस्टर्ड कराया ऑथराइज कैपिटल बोला गया, फिर आपने पब्लिक को ऑफर किया तो इश्यूड बोला गया, पब्लिक ने जो लिया उसे क्या बोला गया, सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब के अंदर ही 2 पॉइंट बनाए गए, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। फिर से बोलता हूं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा फुली पेड कौन सा नॉट फुली पेड। मैं बोलता हूं ना आपको, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने कुछ वर्डिंग्स लिख रखे हुए हैं इसके लिखकर। अगर आपने याद होगा आप लोगों को, 1 शेयर 10 रुपए का हुआ करता था। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इसको मांगने के तरीके हुआ करते थे। अगर सारा पैसा एक ही बारी में मिल जाए, फर्स्ट टाइम पर ही, एप्लीकेशन के वक्त ही, तो इसे बोलते थे लमसम पेमेंट। और अगर पैसा एक साथ नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, तो इन दैट केस ये पैसा इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आपने पूरा पैसा मांगा मतलब
10 का 10 रुपए, पूरा का पूरा फेस वैल्यू मांग लिया है और सामने वाले ने पूरा पैसा दे भी दिया है, तो ये बोला जाएगा पूरा पैसा मांगा, पूरा पैसा मिला। अगर ये दोनों बातें आपके उस शेयर पर लग गई हैं तो ये आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में। इसके अलावा कोई भी केस बचा, या तो आपने पूरा मांगा नहीं या फिर पूरा मिला नहीं, पूरा मांगा नहीं या पूरा मिला नहीं, इन दैट केस आपका शेयर बन जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड का हिस्सा। सर एग्जांपल दो ना, सुनो बहुत ध्यान सुनो। एक 10 रुपए का शेयर आपने 8 मांगे, 8 मिल गए। 10 रुपए का शेयर 8 मांगे, 8 मिल गए। क्या ये फुली पेड अप में आएगा? क्या ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आएगा? बताइए, क्या ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आएगा? द आंसर इज नो। 10 में से 8 मांगे ना, तो पूरा कहां मांगा? पूरा मांगा, पूरा मिला, तो आएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड में। 10 में से 8 ही मांगा तो पूरा मांगा ही नहीं, तो नहीं आएगा। अच्छा सर, अगर 10 पूरा मांगा होता तो बेटा 10 पूरा मांगा और अगर 8 मिला तो भी नहीं आएगा। 10 मांगा, 10 मिला, ये आएगा फुली पेड अप के अंदर, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड के अंदर। उसके अलावा कोई भी केस है, पूरा ना मांगा हो चाहे पूरा ना मिला हो, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आएगा। सर एक बात और इंपॉर्टेंट याद आ रही है। कई बार हम शेयर्स ना एसेट परचेज के बदले में इशू कर देते हैं, कई बार हम राइट शेयर इशू कर देते हैं, कई बार हम बोनस शेयर इशू कर देते हैं, कई बार हम नॉन कैश कंसिडरेशन में इशू कर देते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे बेटा? सर बात सुनो ध्यान से। वो जाएंगे आपके सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में। अच्छा, मतलब सर जो शेयर आपने फ्री में भी इशू कर दिए, कम में भी इशू कर दिए, डिस्काउंट पे भी इशू कर दिए, वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। हाँ, मतलब कि आपको नॉन कैश, बोनस, राइट इशू, बट हाँ आपको बतानी पड़ेगी ये बात कि आपने जो शेयर इशू किए हैं वो नॉन कैश में किए हैं, बोनस के लिए किए हैं, ऐसे बताना पड़ेगा। आओ चलो देखते हैं एक बारी। ये देखिए, सबसे पहले देखिए आपका जो फॉर्मेट बनेगा उस फॉर्मेट में क्या क्या आएगा। ऑथोराइज कैपिटल चेक करो, आप बताएंगे ये जो एक्स बना हुआ है ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स के लिए बनाया गया है, इक्विटी का है या प्रेफरेंस का है वो बताना पड़ेगा, शेयर 10 रुपए का है या 100 रुपए का है ये बताना पड़ेगा। यानी कि आपको पूरी प्रॉपर डिटेल देके चलनी पड़ेगी, अमाउंट के अंदर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इशूड कैपिटल चेक करिए, वैसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं, 100 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का है। और उसके बाद आ गए आपके पास बड़ी सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुली पेड आप देख पा रहे हैं। और देखो उसके आगे लिखा भी एक एरो जा रहा है, क्या लिखा है? पूरा पैसा मांगा, पूरा पैसा मिला। रेड पेन से क्या लिखा है? नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस, 10 रुपए या फिर 100 रुपए। और देखो ब्लैक लाइन से क्या लिखा है? आउट ऑफ अबव डैश इक्विटी शेयर या फिर जो क्रॉस है इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। तो अगर आपने बोनस शेयर दे दिए होंगे, अगर आपने मशीनरी परचेज के बदले में शेयर दे दिए होंगे तो पैसे नहीं मिले होंगे ना आपको। और अगर पैसे नहीं मिले होंगे तो ये बात शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगी? बतानी पड़ेगी। ये पॉइंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो जितने भी नॉन कैश में शेयर इशू हो रहे हैं उनकी डिटेल लिखी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास डिटेल मेंशन कर दी गई है और उस डिटेल के अकॉर्डिंग बता दिया गया है कि जी ये वाले शेयर ऐसे हैं जो कि नॉन कैश में इशू हुए हैं। लेकिन ध्यान रखना फुली पेड अप है, फुली पेड अप। आपने पूरा पैसा मांगा, पूरा पैसा मिला तो ऊपर आ रहा है, और नॉन कैश आ रहा है, बोनस आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है। उसके अलावा फिर आ गया बी पॉइंट, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। जो ऊपर चला गया उसके अलावा जो बच गया वो नीचे आ जाएगा। और बताने का तरीका क्या होगा हमारा, चेक करना। नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी प्रेफरेंस ऑफ ₹10 या 100 ईच। कितना कॉल्ड अप किया? 10 रुपए का शेयर था, 8 कॉल्ड अप कर लिया। जितना मांगा वो बता रहे हैं आप। 10 रुपए का शेयर पूरा मांगा तो 10 कॉल्ड अप लिखने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए का शेयर 8 मांगा तो बताना होगा ये 10 रुपए का शेयर है, कॉमा 8 कॉल्ड अप भी है। 10 रुपए का शेयर है, 8 कॉल्ड अप है, तो आपने बता दिया कि 10,8 कॉल्ड अप। तो आपने इंफॉर्मेशन दे दी पूरी की पूरी। उसके अलावा माइनस क्या कर रहे हैं आप उसमें से? कॉल्स इन एरियर्स।
कॉल्स इन एरियर्स, देखो कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या, आपने मांगा नहीं या मांगा पर मिला नहीं, सोच लो। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या, आपने मांगा नहीं या फिर आपने मांगा पर मिला नहीं। सर ऑब्वियस ही बात है, मांगा पर मिला नहीं, बिल्कुल सही। और मांगा पर मिला नहीं तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड में तो आ नहीं पाएगा, तो नीचे आएगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में नंबर ऑफ शेयर बताकर उसका अमाउंट लिखकर माइनस कर देते हो कॉल्स इन एरियर्स। और लास्ट का पॉइंट बचा, क्या बचा देखो, अगर आपने कोई भी शेयर फॉरफीट किए थे, याद है आपको शेयर फॉरफीचर, 12th में पढ़ा, फाउंडेशन में पढ़ा, आप किसी के भी शेयर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी की वजह से या किसी भी पेमेंट नॉन पेमेंट की वजह से आप उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया करते थे। अगर आपने शेयर्स को फॉरफीट करा तो शायद आपने रीइश्यू भी कर दिया हो। अगर आपने रीइश्यू कर दिया है तो इसका मतलब वो फिर से शेयर कैपिटल बन चुके हैं। लेकिन अगर वो शेयर कैपिटल नहीं बने हैं तो इसका मतलब शेयर फॉरफीचर का बैलेंस पड़ा होगा। और जब शेयर फॉरफीचर का बैलेंस पड़ा होगा तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा जितना भी अमाउंट फॉरफीटेड पर शेयर था, अमाउंट फॉरफीटेड पर शेयर था। तो शेयर फॉरफीटेड कौन से वाले आएंगे, जो आपने फॉरफीट किए और रीइश्यू नहीं किए। जो आपने फॉरफीट किए और रीइश्यू नहीं किए वो यहां आ जाएंगे, इनटू अमाउंट फॉरफीटेड पर शेयर, इनटू अमाउंट फॉरफीटेड पर शेयर, इनका मल्टीप्लीकेशन ये अमाउंट मिलकर आपका यहां आ जाएगा। और आप देख रहे हैं एक ब्रैकेट बना हुआ है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप से लेकर नीचे तक जो ब्रैकेट आ रहा है, ये टोटल आपका बैलेंस शीट में जाएगा, मेन फेस ऑफ द बैलेंस शीट के अंदर। तो ये है वो टोटल जो आपको दिखाना है। बताइए यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी को है तो बताइए। सर हम अभी से को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, हम कैसे बताएं? बेटा व्हाट्सएप आपके सामने है, व्हाट्सएप पे जाइए, नंबर आपको दिया है मैंने, डाउट नंबर, उस पर मैसेज कीजिए। मैं मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल रहता हूँ आपके लिए डाउट के लिए शाम को 8 बजे के बाद से। आप मुझे कभी भी मैसेज डाल सकते हैं। मैसेज डालने के बाद अगर मेरा डाउट का रिप्लाई विद इन अ डे नहीं आया है तो मैं एक दिन का मैं टाइम में मानता हूँ। मैं आप कहो कि मैं सर 15 मिनट में रिप्लाई कर दो, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, आप अगर आप 8 सवा 8 बजे मैसेज डाल रहे होगे तो मैं उस वक्त पे ऑनलाइन मिलूंगा आप लोगों को, मैं आपके डाउट का रिप्लाई कर पाऊंगा। अदरवाइज मैं हमेशा मॉर्निंग में या फिर जो मेरा आफ्टरनून टाइमिंग है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं फ़ोन पे आकर उसको डाउट रिप्लाई करता हूँ, जितने भी मेरी पेंडेंसी होती है। सर कई बार तो डाउट सर 2-3 दिन पे रिप्लाई नहीं आता। बेटा कभी कभार ऐसा होता है कि ना बहुत सारे डाउट आते हैं और हम जो अपने अवेलेबल टाइम में डाउट का रिप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो वो कई बार आपका डाउट बहुत नीचे चला जाता है। तो अगर आपको लगे कि भाई आपके डाउट के रिप्लाई को 5-6 घंटे हो चुके हैं, दिन की बात नहीं कर रहा, 5-6 घंटे हो चुके हैं और मैंने देखा भी नहीं है या फिर मैंने रिप्लाई नहीं किया है आपको अभी तक, तो आप एक क्वेश्चन मार्क डालकर दोबारा डाल दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो छुपा हुआ डाउट था ना, नीचे चला गया था जो, वो ऊपर टॉप पे आ जाएगा। टॉप पे आ जाएगा तो मेरी आंखों के सामने आ जाएगा, मैं फटाफट रिप्लाई कर पाऊंगा। और वो मेरे लिए बड़ी क्यूरियोसिटी बन जाती है, जी किसी ने क्वेश्चन मार्क भेजा, इसका मतलब वो पेंडेंसी में था। बट ऐसा नहीं है कि आप हर 5-5 मिनट बाद क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं, ऐसा मत करना। मैं विद इन अ डे आराम से रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट कभी आता भी है तो सबसे अच्छा तरीका, आप अपने पास एक कॉपी लेके बैठे होंगे इस वक्त तक, उस कॉपी में लिख लीजिए पेज नंबर, पॉइंट नंबर, डाउट, क्वेश्चन, समथिंग, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो लिख लीजिए और वो लिख कर मुझे भेज दीजिए। अगर आप ऐसे करके चलेंगे तो आपको डाउट को लेकर कभी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे डाउट की तरफ मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एक दिन का सब्र तो करना पड़ेगा मेरे साथ में, क्योंकि मैं भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक क्लासेस में रहता हूँ। 10 से 12 घंटे का शेड्यूल मेरा भी रहता है। तो जैसे ही मैं अवेलेबल होता हूँ या बीच में मैं कोई ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं उस वक्त फ्री हूँ, तो मैं डाउट का अप्लाई करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ तक की बातें बता दी, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। ऑथराइज इश्यूड को लेकर टेंशन नहीं है। अगले पॉइंट है सब्सक्राइब कैपिटल को लेकर, जिसके 2 छोटे-छोटे बेटे हैं। एक बेटा सब्सक्राइब एंड फुली पेड, एक बेटा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ये वो बेटा है जो पढ़ लिख चुका है और कमा भी रहा है, जो पढ़ लिख चुका है और कमा भी रहा है। ये वो बेटा है, या तो ये पढ़ा लिखा नहीं है या फिर ये पढ़ लिख कर भी कमाता नहीं है। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे ये 2 जो बेटे हैं ना, ये वाला कौन है, पूरा पैसा मांगा पूरा पैसा मिला, पढ़ा लिखा बेटा, कमाता हुआ बेटा। और ये कैसा है जी, अनपढ़ बेटा या फिर पढ़ा लिखा पर कमाना कमाने वाला।
तो ये आपके लिए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आ जाएगा। बात समझ में आती है क्या? इस बात से कोई डाउट तो अब नहीं है आपको? हो तो प्लीज भेजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं इनसे जुड़े हुए नोट्स जो आपको और बताने चाहिए। लीजिएगा, कुछ चेक करिएगा सब डिटेल। यहां पर आपको बनानी होगी रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन शुड बी मेड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शेयर। मतलब सर, मतलब बेटा देखो, आप लोगों ने ना बीआरएस पढ़ा है, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस हुआ करता था, तो आप डिफरेंस निकाल लिया करते थे। ऐसे ही ईयर की बिगिनिंग और ईयर के एंड में नंबर ऑफ शेयर्स में भी डिफरेंस हो सकता है। उन दोनों के डिफरेंस को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे सर? देखो, आपने या तो शेयर इशू किए होंगे या शेयर आपने बाय बैक किए होंगे, कैश कंसेशन में किए होंगे या नॉन कैश में किए होंगे, जैसे भी किए होंगे आपको बताने हैं। तो देखिए, ओपनिंग बैलेंस है प्लस इशू ऑफ शेयर जो पब्लिक इशू आया, फिर बोनस शेयर है, राइट शेयर है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर है, फॉरफिटेड शेयर है, और ये क्लोजिंग बैलेंस बच गया। देखो, बोनस के आगे क्या लिखा होगा? शेयर इश्यूड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर विदाउट कंसिडरेशन। दूसरा क्या लिखा है? शेयर इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट कंसेशनल प्राइस। सर ये कौन से होते हैं? ये राइट शेयर होते हैं। और उसके अलावा आपके पास जो राइट शेयर होता है 10 रुपए की फेस वैल्यू, मार्केट में 50 रुपए, लेकिन कितने का मिल रहा है? 30 रुपए का। दैट इज लेस देन द मार्केट प्राइस। कंसेशनल का मतलब फेस वैल्यू से कम नहीं है, मार्केट प्राइस से कम है। राइट प्राइस का मतलब आपने मार्केट प्राइस से सस्ते में दिया, फेस वैल्यू से सस्ते में तो मैं दे ही नहीं सकता। ईसॉप अलाउड है, स्वेट इक्विटी शेयर अलाउड है आपके, तो वो आप सस्ते दे सकते हैं अपने फेस वैल्यू से नीचे, लेकिन आप पब्लिक को या अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही सस्ते शेयर डिस्काउंट पे, फेस वैल्यू से कम पे इशू नहीं कर सकते, मार्केट प्राइस से कम पे कर सकते हैं। चलिए, उसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? पढ़ो, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। व्हेनेवर शेयर्स आर इश्यूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, देन ऑल द डिटेल्स शुड बी गिवन अंडर द हेड। कौन से हेड में देना पड़ेगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। And out of above, dash number of shares are issued for non-cash consideration और without consideration। इस तरह से करके सर्कल में या फिर कॉमास के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आपको बताना पड़ेगा। उसके अलावा इफ एनी शेयर होल्डर होल्ड मोर देन 5% शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, द डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर शुड बी स्पेसिफाइड इन नोट्स। अगर कोई शेयर होल्डर 5% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। एंड शेयर होल्डिंग हेल्ड बाय प्रमोटर्स विल ऑल्सो बी स्पेसिफाइड इन नोट्स टू अकाउंट। प्रमोटर्स के पास कितनी शेयर होल्डिंग है, कितनी चेंज आई, क्या परसेंटेज है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। तो ये सब आपके थियोरेटिकल नोट्स हैं, कंपनी लॉ में आप पढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन हमारी बैलेंस शीट में इसमें से जो काम की चीज़ें हैं वो है आपका पॉइंट नंबर 2, जो नॉन कैश वाला पॉइंट है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इजी वाला पार्ट है, फॉर फ्यूचर वाला पॉइंट जो हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में वहाँ कवर किया जाएगा। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने पूरा का पूरा, एक बार देख लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन, चेक कर लो, अच्छे से पढ़ लो। हाँ जी, पढ़ लिया आप सबने? देखिए, आपके पास क्वेश्चन के अंदर 1 लाख शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 3, और अब उसके बाद हमारे पास ब्लू वाला पार्ट की डिस्कशन कर रहा हूं मैं। ए 1000 शेयर के पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल के, उसके बाद फाइनल कॉल के पैसे भी नहीं आए 2500, ए प्लस बी। अब ए ने 1000 के पैसे नहीं दिए, 2500 ए प्लस बी के नहीं आए, तो अब आप मुझे बताओ कि यहां पर बी के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? बी के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? ए के 1000 हैं, ए और बी के मिलाकर 2500 हैं, तो इसका मतलब आपके नंबर ऑफ शेयर बी के लिए 1500 बनते हैं। कितने बनते हैं? 1500 बनते हैं। बात समझ में आ रही है? और अब चेक करिए, मैंने ए के कितने शेयर फॉरफिट करे हैं? 1000,
और जो बी के शेयर 1500 बनते थे उसमें से मैंने फॉरफिट किए हैं 800। मतलब मैंने सारे फॉरफिट ही नहीं किए, हाँ बिल्कुल सारे फॉरफिट नहीं किए। मैंने ए के सारे फॉरफिट कर लिए, बी के सारे फॉरफिट नहीं किए। अच्छा, तो सर इसका मतलब बी के शेयर अभी भी कंपनी के पास है जिनके पैसे अब तक नहीं आए। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, और क्या है सर? और ये है बेटा कि मैंने भाई इनमें से देखो री इशू भी कर दिए। री इशू मैंने कितने कर दिए? री इशू मैंने कर दिए, ये देखो री इशू मैंने कर दिए 8 पर शेयर फुली पेड अप। फुली पेड अप, फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए लिखा हुआ, 10 रुपए लिखा रहने देते हैं। तो इसका मतलब सर ए के 1000 फॉरफिट पूरे, री इशू भी पूरे, परफेक्ट। बी के 1500, 800 फॉरफिट, री इशू 500, तो इसका मतलब 300 फॉरफिटेड से भी री इशू नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए। अब आपको पहले यह बताना है कि कितने शेयर्स आपके लिए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, जिन्होंने पूरा पैसा, जिनसे हमने पूरा पैसा मांगा और पूरा पैसा हमें मिल भी गया। पूरा पैसा मांगा, पूरा पैसा मिल भी गया, वो बताना है आपने। देख लीजिए आपके सामने है, एक बारी ध्यान से देखो। पूरा पैसा मांगा, पूरा पैसा मिला, चेक करो, ध्यान से देखो, फिर मैं डिस्कस करूंगा। हाँ जी मिला। अब देखो, समझो समझो समझो, बड़ा सिंपल रखते हैं। जब भी ये ढूंढना हो ना कि पूरा पैसा मांगा और पूरा पैसा मिला, तो ये देखना कि कितनों ने आपके पूरे पैसे नहीं दिए। देखो ए के 1000 के पूरे पैसे नहीं मिले, बी के 1500 के पूरे पैसे नहीं मिले। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। तो इसका मतलब ए और बी के 1000 और 1500 अलग कर दो, कितने बचे? 97,500, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सर इसके अलावा भी कुछ और है? हाँ है ना, समझो, जो बाकी दोबारा री इशू हुए वो भी तो आएंगे। ए के 1000 के पैसे नहीं आए थे, आपने उन्हें फॉरफिट किया, आपने उन्हें री इशू भी कर दिया और फुली पेड अप ने कर दिया, तो 1000 पहुंच गया ना वापस वहीं पर ही। अच्छा, और बी के 1500 में से 800 फॉरफिट किए, 500 री इशू कर दिए, तो 500 फिर से वहीं पहुंच गया। तो सर 97,500 प्लस ए का 1000 और बी के 500। हाँ सर समझ नहीं आया। ये देखो 1 लाख थे, जिसमें से ए के 1000, बी के 1500 और जो रिमेनिंग बचे वो बचे 97,500। फिर 1000 के 1000 यहाँ पे री इशू होके दोबारा आ गए, और 1500 में से 800 और 800 में से 500 री इशू हो गए। तो टोटल मिलाकर 99,000 शेयर ऐसे हो गए जो कि फुली पेड अप बन चुके हैं। इसीलिए आपके सब्सक्राइब एंड फुली पेड में कितने शेयर आ रहे हैं? 99,000। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 9,90,000। 9,90,000। बताओ क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ गई? तो 9,90,000 रुपए आपका आ गया सब्सक्राइब एंड फुली पेड। सभी बचा कौन? बचे वो जो या तो फॉरफिट नहीं हुए या फिर फॉरफिट होकर री इशू नहीं हुए। जो फॉरफिट नहीं हुए या फिर फॉरफिट होकर री इशू नहीं हुए। हाँ बिल्कुल सही बात है। कौन से फॉरफिट नहीं हुए? बी के 1500 में से 800 फॉरफिट हुए थे, तो कितने बचे? 700। 700 के ऊपर मांगा गया पूरा पैसा, लेकिन मिला नहीं। कौन सा नहीं मिला? फाइनल कॉल नहीं मिला। कितने की थी फाइनल कॉल? फाइनल कॉल थी 3 रुपए की। इसका मतलब सर अब क्या आएगा? अब आएगा बड़ा ये सिचुएशन, देखो 700 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, पूरा मांगा 7,000, माइनस कॉल्स इन एरियर्स 700 इंटू 3 2100 रुपए। चेक कर लो, 700 इंटू 3 2100 माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच गई वो 4900 आ गया।
700 इंटू 3 माइनस करने के बाद 4900 आ गया। ध्यान सुनना, ये वो है जिनको फॉरफीट नहीं किया गया था, जिनको फॉरफीट ही नहीं किया गया था, इसलिए वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में पड़े हैं। अगर ये फॉरफीट हो गए होते तो फिर शायद री इशू कर दिए गए होते, और अगर ये री इशू नहीं किए गए हैं तो कोई भी ऐसे शेयर जो फॉरफीट हुए और री इशू नहीं हुए, तो जो बिके कितने थे 1500 में से 800 फॉरफीट हो गए, 800 में से 500 री इशू हो गए, तो कितने अभी भी बचे हैं 300 बचे हैं। 300 शेयर ऐसे हैं जो फॉरफीट हुए पर री इशू नहीं हुए। और सर कितना री इशू, कितना फॉरफीट किया उनके ऊपर, देखो ध्यान से, बी के 2 रुपए, ये 2 रुपए और ये 3 रुपए, यानी कि 7 रुपए फॉरफीट हुए हैं। तो आपके 300 शेयर्स पे 7 रुपए आपका आ जाएगा इधर, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। 300 शेयर 7 रुपए 2100 के हिसाब से टोटल मिलाकर आपका कैपिटल बन गया 990 ऊपर और ये 4900 और 2100, 9,97,000 रुपए आपका बन चुका है। क्या वो शेयर कैपिटल जो अब बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, और जो चार्ट में आपको बना के दिखा रहा था ना, वो ये रहा, देखो बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप देख सकते हैं। तो 1 लाख शेयर, वही ए का 1000, बी का 1500, अदर वाले हो गए 97,500, 1500 के 1500 को हमने 1000 के हमने फॉरफीट करके री इशू किया, जो 97,500 में जाके ऐड हो गए। बी के 1500 में से 800 को हमने फॉरफीट किया, 700 को हमने री इशू फॉरफीट नहीं किया था, तो 700 सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में चले गए, और 800 में से 500 को हमने फॉरफीट करके री इशू कर दिया था, 300 को री इशू नहीं किया था, तो वो ऊपर अलग से आ गए। बताओ क्या ये बात समझ में आती है? तो ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। ये शेयर कैपिटल के नोट के रिगार्डिंग था, मैंने एक ही क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश की है। ऑल्दो मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री भी दिखा सकता हूँ कि हमने री इशू कैसे किया, कैपिटल रिजर्व कैसे निकाला, ये सब बातें कैपिटल रिजर्व को लेकर भी पॉइंट बन सकता है। अब सोचिए आपने कितने शेयर री इशू कर दिए, ए के 1000 शेयर और बी के 500 शेयर, तो यहाँ पर 1000 शेयर्स की कहानी ये है, जो उसके 1000 शेयर्स को आपने फॉरफीट किया। बी के 1500 शेयर्स को लेकर आपने फॉरफीट शेयर पूरा नहीं किया, बी के 500 शेयर को लेकर फॉरफीट किया, तो उसकी अलग एंट्री चलेगी। लेकिन अल्टीमेटली आपके पास कितना कितना फॉरफीट हुआ मैं दिखा देता हूँ शॉर्टकट्स के। इसका एक शॉर्टकट रहेगा, ये देखिए ध्यान से, वर्किंग देखना ध्यान से। ए के 1000 शेयर फॉरफीट हुए, उसने कौन कौन से पैसे दे रखे थे, ये 2 रुपए और ये 2 रुपए, यानी कि 4 रुपया। 1000 शेयर्स पर 4 रुपए फॉरफीट हो रखे हैं, और डिस्काउंट आपने कितना दिया है, देखो कितने रेट से इशू किया है, 8 रुपए पर शेयर, 10 रुपए का शेयर था, यानी कि 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो 1000 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2000। और जो दूसरा वाला था उसके 500 शेयर री इशू करे हैं आपने, उस पर कितना फॉरफीट कर रखा था, 7 रुपए, 2 रुपए का डिस्काउंट, तो ये हो गया जी 2500 रुपए। तो टोटल अमाउंट जो कैपिटल रिजर्व में गया वो कितना है, 4500। तो अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूरी बनाई जाएगी तो वहां पे कैपिटल रिजर्व वाला पॉइंट भी आ सकता है। सर ये भी एग्जाम में आएगा कि इधर 12th क्लास की बातें हैं, फाइनल फाउंडेशन की बातें हैं, बेटा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, इसीलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी चीज़ आपकी छोड़ी जाए। तो ये देख लीजिए, आपके पास है 4500 रुपया कैपिटल रिजर्व। कैसे निकलता है ये, री इश्यूड शेयर, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू पर शेयर। ये वाला शॉर्टकट रहेगा, हमारे पास जर्नल एंट्री करने के लिए नहीं आएंगी, इसके अंदर सिर्फ अमाउंट निकालने के लिए आएगा। तो अगर आपने इस वर्किंग में डाल दिया तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखो ऊपर दोनों रेड पेन से आपके पास वर्किंग है, 1000 शेयर जो आपने फॉरफिट किए उनका कैपिटल रिजर्व 2000, और जो आपने 500 शेयर री इशू करे उसका कैपिटल रिजर्व है 2500 रुपये, और टोटल मिलाकर कैपिटल रिजर्व बन गया 4500 रुपये, जो कि नीचे वाले फॉर्मूले से निकल कर आया है। बताओ क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक की? कोई भी दिक्कत इस चीज़ के रिगार्डिंग हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। मैं आपको उसके अलावा ये एक क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं इसको आपको एक होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करूँगा। आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट के बेसिस पर इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा ताकि आपको बेटर समझ में आ पाए। मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कशन करूँगा। और पूरा लिखा हुआ है, 50,000 शेयर हैं, 11 रुपये है, 10+1 है, एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 4, 3+1, कैपिटल के साथ प्रीमियम भी है 1 रुपये का, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 1 रुपये। 700 शेयर ए के पैसे नहीं आए हैं
और उसके बाद बी के 1200 शेयर के पैसे नहीं आए हैं, और इसके अंदर आपके ए के 700, बी के 1200, और हमने 1200 में से 1000 ही फॉरफिट किए हैं। जब हमने रीइशू किए तो हमने ए के 700 शेयर रीइशू कर दिए और बी के सिर्फ 500 शेयर रीइशू किए 7 पर शेयर फुली पेड अप में। तो ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास तक, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके आगे की बातें और बाकी के नोट्स के डिस्कशन करेंगे। मेरे लिए ये पॉइंट ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन एक बार बन चुका है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर वो एग्जाम वाला क्वेश्चन वाला पार्ट भी दिखाऊंगा। ठीक है, फिर तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ आपके साथ और आगे की डिस्कशन होगी और आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे आपसे, बाय बाय।